नमस्कार दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में मानसिंह नाम के एक अत्यंत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहते थे। उन्होंने डाकघर विभाग में पूरे 35 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। 35 वर्ष, यह कोई छोटा समय नहीं होता। इन 35 वर्षों में उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन इस प्रकार किया मानो वह कोई पूजा पाठ कर रहे हों। समय पर कार्यालय पहुंचना, अपने काम में कोई त्रुटि न होने देना और हर चिट्ठी को इस भाव से संभालना मानो वह किसी की आशाओं और सपनों का वाहक हो। यही मानसिंह का स्वभाव था। अब वह समय आ गया था जब मानसिंह को सेवानिवृत्ति लेनी थी। शहर में रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ देखा था। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, बाजारों की रौनक और आधुनिकता की चकाचौंध। मगर इन सब के बीच भी उनका मन कहीं और था। उनका मन था अपनी जन्मभूमि में, उस छोटे से गांव में जहां उनका जन्म हुआ था, जहां की मिट्टी में उन्होंने पहली बार खेला था और जहां अब उनका छोटा भाई वीर सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। शहर में मानसिंह के कई मित्र थे। ये सभी मित्र उन्हें बहुत चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। जब उन्हें मानसिंह के गांव लौटने के इरादे का पता चला तो सब चिंतित हो उठे। एक दिन उनके कुछ करीबी मित्रों ने उन्हें अपने घर बुलाया और बड़े प्रेम से समझाने लगे। मानसिंह भाई, एक मित्र ने कहा, आप इतने वर्षों से शहर में रह रहे हैं, यहाँ आपकी पहचान है, सम्मान है, आपकी पेंशन भी अच्छी खासी है। क्यों ना आप यहीं कोई छोटी मोटी दुकान खोल लें या कोई व्यवसाय शुरू कर दें, आराम से जीवन व्यतीत होगा। दूसरे मित्र ने कहा, हाँ भाई साहब, और यदि आपको जमीन का शौक है तो यहीं शहर के किनारे कहीं एक छोटा सा भूखंड खरीद लीजिए, बाद में उसकी कीमत बढ़ भी जाएगी। गांव में तो अब क्या रखा है, न बिजली का ठीक से प्रबंध, न पानी का, न अच्छे स्कूल अस्पताल। मानसिंह की पत्नी निर्मला भी इस बात से सहमत थी। उन्होंने भी अपने पति को समझाने का प्रयास किया। सुनिए जी, निर्मला ने एक दिन कहा, आपके मित्र ठीक कहते हैं, शहर में सब सुविधाएं हैं, चंदन की पढ़ाई का भी सोचिए, गांव में उसे क्या मिलेगा, और खेती बाड़ी में अब कोई भविष्य नहीं है। सूखा पड़े तो फसल नहीं, बरसात ज्यादा हो जाए तो फसल बर्बाद। यहाँ आपकी पेंशन तो पक्की है। मगर मानसिंह ने किसी की एक न सुनी। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। जब भी वे आंखें बंद करते, उन्हें अपने गांव की वह झोंपड़ी दिखाई देती, फूस के छप्पर वाली, मिट्टी की दीवारों वाली पुरानी झोंपड़ी। वह झोंपड़ी जहां उनके पिता रहे थे, जहां उनके दादा परदादा रहे थे। वह पुश्तैनी निवास था, पीढ़ियों की निशानी था। नहीं, मानसिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं गांव जाऊंगा। मुझे उन फूस के छप्परों की जगह पक्का मकान बनवाना है। मैं चाहता हूं कि जब लोग हमारे घर को देखें तो कहें कि यह मानसिंह का घर है, जिसने अपने पुरखों की याद को संभाल कर रखा। और सबसे बड़ी बात, वीर सिंह, मानसिंह का छोटा भाई वीर सिंह। जब मानसिंह नौकरी के लिए शहर गए थे तब वीर सिंह बहुत छोटा था। मानसिंह ने ही उसका पालन पोषण किया था, उसकी शादी करवाई थी। वीर सिंह अब अपने परिवार के साथ उसी पुरानी झोंपड़ी में रहता था और खेती बाड़ी करता था। मानसिंह को अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम था। वे सोचते थे कि अब सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने भाई के पास रहेंगे, साथ मिलकर खेती करेंगे और अपने बुजुर्गों की जमीन पर एक सुंदर पक्का मकान बनाएंगे। मानसिंह के मन में एक सपना था। वे सोचते थे कि जब वे गांव लौटेंगे तो कैसे वीर सिंह उनका स्वागत करेगा, कैसे भाई भाई मिलकर रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। शहर में तो सब कुछ था, मगर वह अपनापन नहीं था जो खून के रिश्ते में होता है। अंततः मानसिंह ने अपना निर्णय सुना दिया। सभी मित्रों और पत्नी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उन्होंने कहा, मेरा मन तो बस गांव में ही लग रहा है। मुझे अपनी जन्मभूमि की याद आती है, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया, जहाँ मेरे पिता की आत्मा बसती है, वहीं मैं अपने अंतिम दिन व्यतीत करना चाहता हूँ। और इस प्रकार मानसिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति की सारी जमा पूंजी को सहेज कर रखा। वह पूंजी जो उन्होंने 35 वर्षों की मेहनत से हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर जोड़ी थी। उनके मन में एक ही विचार था, एक सुंदर मजबूत पक्का मकान जहाँ उनका परिवार सुख शांति से रह सके। मानसिंह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक थी एक सपने की, एक आशा की। वे नहीं जानते थे कि जिस जन्मभूमि की ओर वे इतने उत्साह से लौट रहे हैं, वहाँ उनका स्वागत किस प्रकार होगा और वहाँ उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। मगर इस समय तो मानसिंह के मन में केवल खुशी थी, उम्मीद थी,
और अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को फिर से छूने की तीव्र इच्छा थी। वह दिन आखिरकार आ ही गया जब मानसिंह अपनी पत्नी निर्मला और बेटी चंदन के साथ गांव की ओर रवाना हुए। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान को सुनहरा बना रही थीं। बस में बैठे बैठे मानसिंह की आंखों में एक अलग ही उत्साह था। हर गुजरता पल उन्हें अपनी जन्मभूमि के और करीब ले जा रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया और गांव की ओर जाने वाली कच्ची पक्की सड़कें आने लगी, मानसिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। खेत दिखाई देने लगे, पेड़ों की कतारें, कुएं और वह हरियाली जो शहर की चमक दमक में कहीं खो गई थी। निर्मला चुपचाप बैठी थी, मन ही मन सोच रही थी कि यह निर्णय सही है या नहीं, मगर अब तो आ ही गए थे, अब तो देखना ही था। जब बस गांव के मुख्य चौराहे पर रुकी तो मानसिंह ने दूर से ही देखा कि वीर सिंह अपने परिवार के साथ इंतजार कर रहा है। वीर सिंह के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। उसकी पत्नी बहू रानी और बच्चे भी साथ में थे। मानसिंह को देखते ही वीर सिंह दौड़ा दौड़ा आया। भैया, आखिर आप आ ही गए। वीर सिंह ने अपने बड़े भाई को गले लगाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। मैं रोज इंतजार करता था कि कब आप आएंगे। कितने दिन हो गए भैया हमें साथ रहते हुए। मानसिंह भी भावुक हो उठे। उन्होंने अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ भाई, अब मैं यहीं रहूंगा, अब हम साथ साथ रहेंगे। बहू रानी ने भी आगे बढ़कर जेठानी निर्मला का स्वागत किया। उसने हाथ जोड़े और बड़े आदर से कहा, चलिए भाभी जी, घर चलिए, आपकी बहुत याद आती थी। चंदन को देखकर तो वह और भी खुश हो गई। अरे चंदन कितनी बड़ी हो गई, आओ बेटा आओ। इस स्वागत को देखकर मानसिंह का मन प्रसन्न हो गया। उन्हें लगा कि उनका निर्णय बिल्कुल सही था। देखो कितना प्यार है, कितना अपनापन है। शहर में कहाँ मिलता है यह सब। गांव के रास्ते से जब मानसिंह का परिवार गुजरा तो आस पड़ोस के लोग भी बाहर आ गए। सभी ने मानसिंह का स्वागत किया। अरे मानसिंह भाई, कैसे हो? सुना है तुम सेवानिवृत्त हो गए हो। बहुत अच्छा किया भाई, जो शहर छोड़कर अपने गांव लौट आए। आजकल तो सब गांव छोड़कर भाग रहे हैं और तुमने उल्टा कर दिया। वाह मानसिंह जी, यही तो असली गांव वाली बात है। जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता। इन सब प्रशंसाओं को सुनकर मानसिंह का सीना गर्व से फूल गया। उन्हें लगा कि देखो, गांव वालों को भी कितनी खुशी हो रही है उनके लौटने से। उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, नमस्ते की और घर की ओर बढ़ चले। मगर जब वे अपनी पुरानी झोंपड़ी के सामने पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। वे फूस के छप्पर, जिन्हें वे इतने वर्षों से याद करते रहे थे, अब और भी जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। छप्पर कई जगह से उधड़े हुए थे, दीवारों में दरारें थीं और पूरी झोंपड़ी ऐसी लग रही थी मानो कभी भी गिर जाएगी। बरसात का पानी अंदर टपकता होगा, ये तो साफ दिख रहा था। मानसिंह ने वीर सिंह की ओर देखा। वीर सिंह ने सिर झुका लिया और बोला, भैया, मैंने बहुत कोशिश की थी छप्पर ठीक करने की, मगर हर साल बरसात में वही हाल हो जाता है। अब तो यह रहने लायक भी नहीं रहा। बहू रानी ने भी कहा, हाँ भैया, बच्चों को भी तकलीफ होती है, कभी सांप बिच्छू भी आ जाते हैं। मानसिंह का खून खौल उठा। नहीं, ये नहीं चलेगा। उनके पुरखों का घर इस हालत में रहे, ये वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अपना निर्णय सुना दिया। नहीं, मानसिंह ने दृढ़ता से कहा, अब इस झोंपड़ी में एक दिन भी नहीं रहा जाएगा। मैं यहाँ पक्का मकान बनवाऊंगा, एक ऐसा मकान जो हमारे पुरखों की शान हो, जो 100 साल तक खड़ा रहे। वीर सिंह की आंखों में चमक आ गई। सच भैया, आप पक्का मकान बनवाएंगे? हाँ भाई, मानसिंह ने कहा, मैंने 35 साल की मेहनत से जो पूंजी जोड़ी है वो इसी काम के लिए है। अब देर किस बात की, मैं कल ही पंडित जी को बुलाता हूँ, शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। उस दिन पूरा परिवार उत्साह से भर गया। रात को खाना खाते हुए सब इसी बात की चर्चा करते रहे कि मकान कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, कहाँ रसोई बनेगी, कहाँ आंगन होगा। बहू रानी बोली, भैया, एक अच्छा सा रसोई घर बना देना जहाँ चूल्हे के साथ साथ चौका भी हो। वीर सिंह ने कहा, और भैया, एक बड़ा सा आंगन भी चाहिए जहाँ हम अनाज सुखा सकें। मानसिंह मुस्कुराए और बोले, हाँ भाई, सब होगा। एक ऐसा घर बनेगा कि गांव वाले कहेंगे, देखो, ये है मानसिंह का घर। अगले ही दिन मानसिंह ने गांव के पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने पंचांग देखा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन किया और फिर एक शुभ मुहूर्त निकाला। मानसिंह जी, पंडित जी ने कहा, अगले सप्ताह बुधवार का दिन बहुत शुभ है। उस दिन प्रातः काल नींव का पहला पत्थर रखना चाहिए।
भगवान की कृपा से आपका घर बहुत सुंदर और मजबूत बनेगा। मानसिंह ने तुरंत गांव के राजमिस्त्री और कुछ मजदूरों को बुलवाया। उन्होंने सबसे बात की, नाप जोख करवाई और काम शुरू करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी निर्मला के ससुराल वालों को भी खबर भिजवाई। उनके ससुर और साले साली भी मदद के लिए तैयार हो गए। निर्मला के भाई ने आकर कहा, जीजा जी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बैलगाड़ी से ईंट बालू लाने में मदद करूंगा और जो भी जरूरत हो बताइएगा। मानसिंह का मन खुशी से भर गया। देखिए कैसे सब लोग मदद कर रहे हैं। शहर में कहाँ मिलता है ये सब। आखिरकार वह शुभ दिन आ गया। बुधवार की सुबह पंडित जी ने पूजा पाठ करवाया। धूप दीप, नारियल, फूल, सब कुछ का प्रबंध किया गया। फिर मानसिंह ने अपने हाथों से नींव का पहला पत्थर रखा। उस क्षण उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वे सोच रहे थे कि उनके पिता, उनके दादा सब कहीं ऊपर से यह देख रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे। वीर सिंह ने इस खुशी में पूरे मोहल्ले में शक्कर बांटी, बच्चों को मिठाई बांटी, सब लोग आशीर्वाद देने आए। उस दिन पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मानसिंह ने सोचा, यही तो है जीवन। अपनी जन्मभूमि पर, अपने लोगों के बीच, अपने पुरखों की याद को संजोते हुए एक नया घर बनाना, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मगर मानसिंह नहीं जानते थे कि यह खुशी कितने समय तक रहने वाली है। जिस उत्साह और उमंग से उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी, वह जल्द ही कई कठिनाइयों का सामना करने वाला था। मगर इस समय तो सब कुछ सुहाना लग रहा था, सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही मकान की नींव पड़ी, मानसिंह पूरी तरह से इस काम में डूब गए। सुबह उठते ही सबसे पहले वे निर्माण स्थल पर पहुंच जाते, राजमिस्त्री को निर्देश देते, मजदूरों को देखते, ईंट गारे की गिनती करते और यह सुनिश्चित करते कि हर चीज सही तरीके से हो रही है। पहले महीने में काम बहुत तेजी से चला। नींव मजबूत बनी, दीवारें उठने लगीं। मानसिंह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हर दिन जब वे देखते कि दीवारें कुछ इंच और ऊपर उठ गई हैं, तो उनका मन प्रसन्न हो जाता था। वे रात को सोते समय भी सपने में अपने नए घर को देखते, सुंदर, मजबूत, पक्का मकान। दूसरे महीने में दीवारें और ऊंची हो गईं। छत के लिए लकड़ी के शहतीर मंगवाए गए। गांव के बढ़ई को बुलाया गया। मानसिंह खुद बाजार जाते और बहुत अच्छी से अच्छी सामग्री खरीदते। उन्हें लगता था कि यह घर तो 100 साल चलना है, इसलिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा महीना आया, छत का काम शुरू हो गया। मानसिंह हर रोज पैसे खर्च करते जा रहे थे। ईंट, सीमेंट, बालू, रोड़ी, लोहा, लकड़ी, सब कुछ में पैसा लग रहा था। मगर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वे सोचते थे कि जो पूंजी उन्होंने बचाई है वह काफ़ी है। चौथा और पांचवां महीना भी बीत गया। अब मकान की छत पूरी तरह से बन चुकी थी। दीवारों पर पलस्तर हो रहा था। घर में कमरों का आकार दिखने लगा था। देखने वालों को भी लगने लगा था कि हाँ, अब घर बनकर तैयार हो रहा है। मगर छठे महीने में मानसिंह को एक अजीब सी चिंता सताने लगी। एक दिन जब उन्होंने अपने पैसों का हिसाब लगाया तो उनके माथे पर पसीना आ गया। अरे, ये क्या हो गया? जो पूंजी उन्होंने 35 साल में जोड़ी थी, वह कब इतनी कम हो गई? उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर से हिसाब लगाया। ईंट में इतना खर्च हुआ, सीमेंट में इतना, मजदूरी में इतना, लकड़ी में इतना, सब जोड़ते गए तो पता चला कि अब तक उनकी आधी से ज्यादा पूंजी खर्च हो चुकी है। और अभी तो बहुत काम बाकी था। दरवाजे खिड़कियां लगानी थी, फर्श बिछानी थी, शौचालय बनाना था और न जाने क्या क्या। उस रात मानसिंह को नींद नहीं आई। वे करवटें बदलते रहे, सोचते रहे, अब क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, पेंशन तो मिलती है हर महीने, मगर वह इतनी कम है कि उससे तो घर का खर्च चलता है। निर्माण का काम कैसे चलेगा? अगले दिन से मानसिंह की चिंता और बढ़ गई। अब वे हर छोटी छोटी चीज का हिसाब रखने लगे। राजमिस्त्री जब कुछ मांगता तो वे सोचते, क्या यह जरूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? धीरे धीरे निर्माण की रफ्तार कम होने लगी। पहले जो काम तेजी से चल रहा था, अब वह धीमा पड़ गया, क्योंकि अब मानसिंह को महीने की पेंशन आने का इंतजार करना पड़ता था। पेंशन आती तो थोड़ा काम होता, फिर रुक जाता। दरवाजे और खिड़कियों के लिए लकड़ी की जरूरत थी, मगर अच्छी लकड़ी बहुत महंगी थी। मानसिंह ने सोचा, चलो थोड़ी सस्ती लकड़ी ले लेते हैं, मगर बढ़ई ने कहा कि सस्ती लकड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। मानसिंह परेशान हो गए, क्या करें क्या न करें। शौचालय बनाने के लिए सीमेंट और ईंटों की जरूरत थी, मगर अब हाथ में पैसे नहीं थे। मानसिंह ने सोचा, चलो
शौचालय बाद में बना लेंगे, पहले घर का मुख्य हिस्सा पूरा हो जाए। इसी बीच एक और समस्या सामने आई। मानसिंह ने गांव आने से पहले एक भैंस खरीदी थी। उन्होंने सोचा था कि भैंस से दूध मिलेगा, घर का खर्च भी कम होगा और बेटी चंदन को भी ताज़ा दूध मिलेगा। मगर भैंस को चारा भूसा चाहिए और वह भी पैसे में मिलता है। एक दिन वीर सिंह ने मानसिंह से कहा, भैया भैंस का चारा खत्म हो गया है, कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से ला दूंगा। मानसिंह ने जेब टटोली, कुछ पैसे बचे थे। उन्होंने सोचा, अगर यह पैसे चारे में लगा दिए तो कल मजदूरों को क्या देंगे, मगर भैंस को चारा भी तो चाहिए। उन्होंने पैसे दे दिए मगर मन ही मन परेशान थे। कुछ दिनों बाद एक और झगड़ा हुआ। बहू रानी यानी वीर सिंह की पत्नी ने कहा, भैया भैंस तो हमने साझे में खरीदी थी, मगर दूध पर तो हमारा भी हक बनता है, आप सारा दूध चंदन को ही पिला देते हैं। निर्मला ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, चंदन अब भी बच्ची है, उसे दूध की ज्यादा जरूरत है और भैया ने ही तो सारे पैसे दिए थे भैंस खरीदने के लिए। बहू रानी बोली, मगर चारा तो हम दोनों मिलकर खरीदते हैं, तो दूध में भी बराबरी होनी चाहिए। यह बात मानसिंह को बुरी लगी। उन्होंने सोचा, अरे यह क्या हो रहा है, भैंस के दूध के लिए भी झगड़ा। मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अगर इस समय बोले तो बात बढ़ जाएगी। अब घर का माहौल बदलने लगा था। पहले जो खुशी थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। अब छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा। बहू रानी ने यह भी कह दिया कि वह अब अलग चूल्हा जलाएगी, वह जेठानी के साथ मिलकर खाना नहीं बनाएगी। निर्मला को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने मानसिंह से कहा, सुनिए जी, आपकी भाभी अब साथ खाना भी नहीं बनाना चाहती, ये क्या हो रहा है। मानसिंह ने कहा, अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दो, पहले घर बन जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर सच तो यह था कि मानसिंह खुद भी परेशान थे। एक ओर घर का निर्माण अधूरा पड़ा था, पैसों की कमी थी। दूसरी ओर घर में झगड़े शुरू हो गए थे। वे सोचते थे, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो खुशी खुशी गांव आया था, अपने भाई के पास, अपनी जन्मभूमि पर, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। रात को जब सब सो जाते तो मानसिंह छत पर खड़े होकर अपने अधूरे घर को देखते। दीवारें खड़ी थीं, छत थी, मगर दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां नहीं थीं। घर अधूरा था, बिल्कुल उनके सपनों की तरह अधूरा। उन्हें याद आया कि शहर में उनके मित्रों ने क्या कहा था, मानसिंह भाई शहर में रहो, गांव में क्या रखा है। उस समय उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी। अब उन्हें लग रहा था कि शायद उनके मित्र सही कह रहे थे, मगर अब तो वे यहाँ आ ही गए थे। अब तो उनकी सारी पूंजी इस घर में लग चुकी थी। अब वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। मानसिंह ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अब तुम ही मदद करो, न जाने आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मानसिंह के घर का माहौल और भी विषाक्त होता गया। पहले जो प्रेम और अपनापन था वह अब धुंधला पड़ने लगा था। छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होने लगे और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मकान का निर्माण अभी भी अधूरा पड़ा था। एक दिन सुबह सुबह मानसिंह पेंशन लेने डाकघर गए। जब वे वापस लौटे तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई थीं। इस महीने की पेंशन में से आधे पैसे तो घर के राशन पानी में चले जाएंगे और बचे हुए पैसे मकान के लिए काफी नहीं थे। दरवाजे और खिड़कियों के लिए अभी भी बहुत पैसों की जरूरत थी। घर पहुंचकर जब मानसिंह ने निर्मला को यह बात बताई तो निर्मला का पारा चढ़ गया। महीनों से उनके मन में जो कुछ दबा हुआ था आज वह फूट पड़ा। मैंने पहले ही कहा था, निर्मला ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने कहा था कि शहर में रहो, मगर आपको तो अपनी ही सुननी थी। महल बनाने का शौक चढ़ा था, अब देखिए क्या हाल हो गया है। निर्मला धीरे बोलो, मानसिंह ने समझाने की कोशिश की। सब सुन लेंगे, सुन लेने दीजिए। निर्मला और भी तेज आवाज में बोली, सुन ही तो लेना चाहिए सबको। देखें आपकी यह गृहस्थी, न घर पूरा हुआ न जरूरतें पूरी होती हैं। चंदन को एक कटोरा दूध भी ढंग से नसीब नहीं होता और आपके भाई की पत्नी रोज ताने मारती है। यह बात सच थी। बहू रानी ने पिछले कुछ दिनों से ताने मारने शुरू कर दिए थे, कभी दूध की बात पर, कभी चारे की बात पर, तो कभी किसी और बात पर। उसे लगता था कि जेठ जेठानी उनके हिस्से का सब कुछ खा रहे हैं। एक दिन तो बहू रानी ने खुलकर कह ही दिया, भैया आप शहर से इतने पैसे लेकर आए थे, सब कहाँ गए? अगर आपने थोड़ा बहुत हमारे लिए भी सोचा होता तो हमें भी कुछ मिल जाता। मानसिंह यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, बहू रानी ये तुम क्या कह रही हो?
मैंने जो घर बनाया है वह तो सबका है, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। तो फिर क्यों ना आपने हमसे पूछा कुछ भी करने से पहले? बहू रानी बोली, आपने तो अपनी मर्जी से सब कुछ किया, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं। वीर सिंह भी बीच में बोला, हाँ भैया, मैंने तो आपसे कई बार कहा था कि इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत है, मगर आपने मेरी एक न सुनी। मान सिंह को बहुत बुरा लगा। उन्होंने तो सोचा था कि वे सबके लिए अच्छा घर बना रहे हैं, मगर यहाँ तो उन पर ही दोष लगाया जा रहा था। उस रात निर्मला ने मान सिंह से कहा, अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती, मुझे अपने पीहर जाना है। यहाँ तो रोज अपमान झेलना पड़ता है, न तो खाने पीने का ठीक से इंतजाम है, न रहने का, और ऊपर से यह ताने। मगर निर्मला, मान सिंह ने विनती की, अगर तुम चली गई तो लोग क्या कहेंगे और चंदन का क्या होगा? लोग तो पहले से ही बहुत कुछ कह रहे हैं। निर्मला रोने लगी, पूरा गांव जानता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, रोज झगड़े होते हैं, बहू रानी चिल्लाती है और आप हैं कि कुछ कर नहीं पाते। मान सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। वे जानते थे कि निर्मला सही कह रही हैं। स्थिति वाकई में बहुत खराब हो गई थी। अगले दिन सुबह फिर एक नया झगड़ा हो गया। बहू रानी ने कहा कि भैंस का दूध आधा आधा बांटा जाना चाहिए। निर्मला ने कहा कि चंदन को ज्यादा दूध की जरूरत है क्योंकि वह बढ़ती उम्र में है। तो क्या हमारे बच्चे दूध नहीं पिएंगे? बहू रानी चिल्लाई, हमारे बच्चे भी तो बढ़ रहे हैं और चारा तो हम दोनों मिलकर खरीदते हैं। मगर भैंस तो भैया ने खरीदी थी, निर्मला ने कहा। तो अब भैया अकेले दूध पिएंगे? बहू रानी बोली, यह कैसा न्याय है? वीर सिंह भी अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, भैया अब तो साफ साफ बताइए, हम इस घर में हैं भी या नहीं? अगर सब कुछ आपका ही है तो बता दीजिए, हम अलग हो जाएंगे। मान सिंह का सिर चकरा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक ओर उनकी पत्नी थी, दूसरी ओर उनका छोटा भाई। दोनों ही अपने अपने तरीके से सही थे। उस दिन खाना बनाते समय भी झगड़ा हो गया। निर्मला ने कुछ ज्यादा नमक डाल दिया था। बहू रानी ने ताना मारा, अरे भाभी जी को तो नमक मिर्च का भी ध्यान नहीं रहता, शहर में रहकर तो सब भूल गई हैं। निर्मला भड़क गई, तो तुम बना लो, मैं क्यों बनाऊं? मुझे तो यहाँ रहना भी नहीं है। यह सुनकर मान सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके परिवार में ऐसी स्थिति आएगी। वे सोचते थे कि गांव में आकर वे सुख शांति से रहेंगे, मगर यहाँ तो रोज युद्ध का माहौल बना रहता था। शाम को मान सिंह अपने अधूरे मकान को देखने गए। दीवारें खड़ी थीं, छत थी, मगर अभी भी बहुत काम बाकी था। दरवाजे नहीं थे, इसलिए कोई भी अंदर आ जा सकता था। खिड़कियां नहीं थीं, इसलिए बरसात का पानी अंदर आ जाता था। शौचालय नहीं था, जो सबसे बड़ी जरूरत थी। मान सिंह ने सोचा, यह मकान तो मेरे सपनों की तरह अधूरा रह गया और अब तो पैसे भी नहीं बचे इसे पूरा करने के लिए। उसी समय वीर सिंह भी वहां आ गया। दोनों भाइयों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर वीर सिंह ने कहा, भैया मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इस तरह रहना किसी के लिए अच्छा नहीं है। मान सिंह को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा भोंक दिया हो। उन्होंने अपने छोटे भाई को पाला था, बड़ा किया था, उसकी शादी करवाई थी, और आज वही भाई कह रहा था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। वीर सिंह, मान सिंह की आवाज में दर्द था, ये तुम क्या कह रहे हो? हम भाई हैं। भाई हैं, मगर हर भाई को अपनी गृहस्थी अलग चलानी पड़ती है। वीर सिंह ने कहा, आप देख ही रहे हैं कि रोज क्या हो रहा है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। मान सिंह कुछ नहीं बोले, वे बस अपने अधूरे घर को देखते रहे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने सोचा था कि गांव आकर वे अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहेंगे, मगर अब तो सब कुछ टूट बिखर गया था। उस रात मान सिंह को फिर नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, क्या मैंने गलती की गांव आकर? क्या मुझे शहर में ही रहना चाहिए था? और अब क्या होगा? यह टूटता हुआ परिवार, यह अधूरा घर, यह समाप्त होती पूंजी, सब कुछ मेरे सीने पर एक बोझ की तरह है। और सबसे बड़ा दर्द तो यह था कि जिस भाई के प्यार में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, वही भाई अब अलग होने की बात कर रहा था। जिन दिनों मान सिंह के घर में झगड़े कलह का तूफान चल रहा था, उन्हीं दिनों एक घटना घटी जिसने मान सिंह के दिल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। यह घटना भैंस को लेकर हुई, मगर इसका असली कारण कुछ और ही था। एक दिन शाम को मान सिंह भैंस को तालाब पर पानी पिलाने ले जा रहे थे। गांव का तालाब थोड़ी दूर था और रास्ते में खेत खलिहान थे। मान सिंह धीरे धीरे भैंस को हाँकते हुए जा रहे थे। तभी पीछे से वीर सिंह की आवाज आई, भैया भैया रुकिए। मान सिंह रुक गए और पीछे मुड़कर देखा।
वीर सिंह तेजी से उनकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, न गुस्सा न प्रेम, बस एक अजीब सी दृढ़ता। क्या बात है वीर सिंह? मान सिंह ने पूछा। वीर सिंह पास आकर खड़ा हो गया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, मान सिंह ने कहा, मगर उनके मन में एक अजीब सी आशंका उठने लगी। भैया, वीर सिंह ने गहरी सांस ली, हमारी आर्थिक स्थिति आप जानते ही हैं। घर में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, बच्चों की पढ़ाई है, घर का राशन है और न जाने क्या क्या। मुझे लगता है कि मान सिंह समझ गए कि वीर सिंह कुछ मांगने वाला है। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने सोचा, अरे अब और क्या बचा है देने को? मैंने जो कुछ था सब इस घर में लगा दिया और अब यह कुछ और मांगेगा। क्या चाहिए तुम्हें? मान सिंह ने थोड़े कड़े स्वर में पूछा। वीर सिंह ने कहा, भैया मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब हमें सब चीज़ों का बंटवारा कर लेना चाहिए, भैंस भी, खेत भी, सब कुछ। मान सिंह को लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उन्होंने अपने भाई की आंखों में देखा। वहाँ वह पुराना प्यार नहीं था, वह अपनापन नहीं था, बस एक ठंडा व्यावहारिक भाव था। बंटवारा? मान सिंह ने दुख भरे स्वर में कहा। वीर सिंह, ये तुम क्या कह रहे हो? हम भाई हैं, बंटवारा कैसा? भैया यही तो समस्या है, वीर सिंह बोला। आप कहते हैं कि हम भाई हैं, मगर घर में रोज झगड़े होते हैं। भाभी और मेरी पत्नी में नहीं बनती तो फिर साथ रहने का क्या फायदा? मान सिंह को गुस्सा आ गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, देखो वीर सिंह, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यह भैंस मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। शहर से जो पूंजी लाया था उसी में से। तुमने तो केवल चारे भूसे का खर्च दिया है। तो क्या हुआ? वीर सिंह ने पलटवार किया। चारा भूसा भी तो पैसों में आता है, और रोज भैंस को चारा देना, उसकी देखभाल करना, यह कौन करता है? मैं करता हूं ना, मगर खरीदा तो मैंने था, मान सिंह ने जोर देकर कहा। और आपने उसका जितना दूध पी लिया है उसका क्या? वीर सिंह की आवाज में कठोरता आ गई। आप और भाभी और चंदन तीनों ने महीनों तक दूध पिया है, उसका हिसाब हम तो आपसे ज्यादा के हकदार हैं। मान सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका छोटा भाई, जिसे उन्होंने पाला था, इस तरह की बातें कर रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो तुम्हारा यही मानना है? मान सिंह ने कहा कि मैंने तुम पर एहसान नहीं किया, मैंने तुम्हें पाला नहीं, तुम्हारी शादी नहीं करवाई। भैया पुरानी बातें मत निकालिए, वीर सिंह ने कहा। मैं आपका आभारी हूं, मगर अब समय बदल गया है। अब हर किसी को अपना अपना हिसाब रखना पड़ता है। मान सिंह का सब्र टूट गया। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम बंटवारा चाहते हो? ठीक है, मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे लिए यह घर, यह खेत सब छोड़ जाऊंगा और इस भैंस को भी बेच दूंगा। बेचेंगे? वीर सिंह चौंका। आप अकेले कैसे बेच सकते हैं? इसमें मेरा भी हिस्सा है। तुम्हारा हिस्सा? मान सिंह ने चीखते हुए कहा। तुमने क्या लगाया है इसमें? कुछ चारा भूसा? मैं तुम्हें वह पैसा दे दूंगा, बाकी सब मेरा है। नहीं भैया, वीर सिंह ने सख्ती से कहा, आप मुझे लूट नहीं सकते। आप भले ही बड़े भाई हैं, मगर यह गलत है। लूट? मान सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तुमने मुझ पर लूट का आरोप लगाया? उसी समय बहू रानी भी वहां आ गई। शायद उसे पहले से ही पता था कि वीर सिंह ये बात करने वाला है। वह बोली, हाँ भैया, आप हमारा हक मार रहे हैं। आप शहर से इतने पैसे लेकर आए, मगर हमें क्या मिला? कुछ नहीं, बस एक अधूरा घर बनाया जिसमें हमारा कोई कहना ही नहीं है। अब तो मान सिंह पूरी तरह से टूट चुके थे। वे समझ गए कि यह सब पहले से सोचा समझा था। वीर सिंह और बहू रानी ने मिलकर यह योजना बनाई थी। तभी गांव की रामबाई काकी वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने आवाजें सुनी और पास आ गईं। क्या हो रहा है यहाँ? रामबाई काकी ने पूछा। मान सिंह बेटा, वीर सिंह बेटा, तुम दोनों भाई हो, ये क्या झगड़ा है? मान सिंह ने रोते हुए सारी बात बताई। रामबाई काकी ने सुनकर सिर हिलाया। वीर सिंह बेटा, उन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे भैया ने तुम्हें पाला है, तुम्हारी शादी करवाई, और आज तुम उन पर लूट का आरोप लगा रहे हो। काकी आप नहीं समझेंगी, बहू रानी बोली। हमारी भी तो कुछ जरूरतें हैं। भैया ने जो घर बनाया है उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं, और भैंस का दूध भी सारा वही पी रहे हैं। रामबाई काकी ने समझाने की कोशिश की, मगर वीर सिंह और बहू रानी नहीं माने। गांव के कुछ और बुजुर्ग भी आ गए। सबने समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः मान सिंह ने कहा, ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो ना,
तो मैं कल ही यह भैंस बेच दूंगा और फिर मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे लिए यह सब छोड़ जाऊंगा। यह कहकर मानसिंह भैंस को लेकर तालाब की ओर चल दिए। वीर सिंह और बहू रानी वहीं खड़े रहे। रामबाई काकी ने लंबी सांस ली और कहा, हाय राम, यह क्या हो गया? भाई भाई में इतनी दूरी। शाम को जब मानसिंह घर लौटे तो उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। निर्मला ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने सारी बात बताई। निर्मला रो पड़ी। मैंने पहले ही कहा था, निर्मला ने कहा, कि गांव में आना ठीक नहीं है, मगर आपने सुना नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, अपना ही भाई पराया हो गया। उस रात मानसिंह को बिल्कुल नींद नहीं आई। वे छत पर लेटे रहे और आसमान के तारों को देखते रहे। उन्हें याद आया कि कैसे वीर सिंह छोटा था तो वह उसे गोद में लेकर घूमते थे, कैसे उसकी शादी में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी थी और आज वही वीर सिंह उन पर लूट का आरोप लगा रहा था। मानसिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि अब इस गांव में उनके लिए कुछ नहीं बचा। वह भाईचारा जिसके लिए उन्होंने शहर की सुख सुविधाएं छोड़ दी, वह अब खत्म हो चुका था। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, इस जगह को छोड़कर चले जाना। रात भर जागने के बाद जब सुबह हुई तो मानसिंह का निर्णय पक्का हो चुका था। उन्होंने निर्मला से कहा, सामान बांधो, हम इस गांव को छोड़कर शहर जा रहे हैं और जाने से पहले मैं यह भैंस बेच दूंगा। निर्मला ने पूछा, मगर भैंस बेचने से पहले वीर सिंह से बात नहीं करेंगे? नहीं, मानसिंह ने दृढ़ता से कहा, अब किसी से कोई बात नहीं करनी, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। उसी दिन दोपहर में मानसिंह पड़ोस के गांव से एक खरीदार को ले आए। वह व्यक्ति भैंस देखने आया। उसने भैंस को चारों ओर से देखा, उसके दांत देखे, थन देखे और फिर बोला, यह भैंस अच्छी है, मगर 800 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता। मानसिंह को लगा कि यह दाम कम है। वह भैंस उन्होंने 1200 रुपये में खरीदी थी, मगर वह अब उन्हें जल्दी थी। उन्हें इस गांव से जल्दी निकलना था, इसलिए उन्होंने 800 रुपये में ही भैंस बेच दी। जब बहू रानी को यह पता चला कि मानसिंह ने भैंस बेच दी है तो वह आग बबूला हो गई। वह दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी, ये क्या किया आपने? बहू रानी चीखी, आपने हमसे पूछे बिना भैंस बेच दी, यह बेईमानी है, यह धोखा है। मानसिंह शांत स्वर में बोले, मैंने वीर सिंह को कल ही बता दिया था और यह भैंस मेरी थी, मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। झूठ! बहू रानी और जोर से चिल्लाई, आप लालची हैं, बेईमान हैं, आपने हमारा हक मार लिया। वीर सिंह भी आ गया। उसने कहा, भैया यह आपने ठीक नहीं किया, आपको हमसे पूछना चाहिए था। तुमसे पूछना? मानसिंह का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने कल मुझ पर लूट का आरोप लगाया था, तुमने कहा था कि बंटवारा हो जाना चाहिए, तो मैंने अपना हिस्सा ले लिया, बाकी तुम्हारा है, यह घर, यह खेत सब तुम्हारा। नहीं! बहू रानी चीख रही थी, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आपने बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जा किया है, यह घर सबका है। अब तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सब लोग यह तमाशा देखने आ गए। बहू रानी ने सबके सामने मानसिंह को खूब भला बुरा कहा। उसने कहा कि मानसिंह ने धोखे से सारी संपत्ति हड़प ली है और अब भैंस बेचकर पैसे लेकर भाग रहे हैं। मानसिंह चुपचाप खड़े सब सुनते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लग रहा था कि अब बोलने से कोई फायदा नहीं। जो लोग उन्हें समझना चाहते हैं वे समझ जाएंगे और जो नहीं समझना चाहते उन्हें कुछ भी कहो वे नहीं समझेंगे। रामबाई काकी फिर आई। उन्होंने बहू रानी को समझाने की कोशिश की, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? मानसिंह ने तो तुम्हारे लिए यह घर बनवाया और अब तुम उन्हें ही भला बुरा कह रही हो। काकी आप नहीं जानती, बहू रानी बोली, ये लोग बहुत चालाक हैं, इन्होंने सब कुछ अपने नाम कर लिया है, हमारा कोई हक नहीं है इस घर में। रामबाई काकी ने मानसिंह की ओर देखा। मानसिंह की आंखों में आंसू थे। काकी समझ गईं कि मानसिंह का दिल टूट चुका है। उन्होंने निर्मला से कहा, बेटी तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे पति को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, शायद वीर सिंह को समझ आ जाए। निर्मला रो रही थी, चंदन भी अपनी माँ से चिपक कर रो रही थी। यह सब देखकर मानसिंह का दिल और भी टूट गया। उन्होंने निर्मला और चंदन को रामबाई काकी के साथ भेज दिया। उस शाम मानसिंह अकेले ही अपने अधूरे मकान में बैठे रहे। चारों ओर सन्नाटा था। दीवारों की दरारें उन्हें अपने टूटे हुए सपनों की याद दिला रही थीं। वह छत जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनवाया था अब उन्हें एक बोझ लग रही थी। रात भर मानसिंह ने सोचा। उन्होंने अपने जीवन के सारे फैसलों को फिर से याद किया। शहर छोड़कर आना, सारी पूंजी घर बनाने में लगा देना, अपने भाई पर विश्वास करना, क्या यह सब गलत था?
अगली सुबह मानसिंह का निर्णय पक्का हो चुका था। उन्होंने गांव के सभी लेनदारों को बुलवाया। जिस किसी से भी उन्होंने निर्माण के दौरान पैसे उधार लिए थे, सबको बुलवाया। राजमिस्त्री को अभी भी कुछ मजदूरी बाकी थी। मानसिंह ने उसे पूरे पैसे दे दिए। जिस दुकानदार से उन्होंने सीमेंट उधार ली थी, उसे भी पैसे चुका दिए। निर्मला के भाई ने भी कुछ पैसे दिए थे, उसे भी लौटा दिए। भैंस बेचने के 800 रुपये में से अब केवल 200 रुपये बचे थे। मानसिंह ने सोचा, चलो इतना काफ़ी है। शहर पहुंचने और कुछ दिन गुजारने के लिए यह काफ़ी होगा। दोपहर को मानसिंह रामबाई काकी के घर गए। निर्मला और चंदन वहां बैठी थीं। निर्मला की आंखें सूजी हुई थीं, रात भर रोने के कारण। चलो, मानसिंह ने कहा, हम शहर जा रहे हैं। निर्मला ने पूछा, और यह घर? यह घर वीर सिंह के लिए छोड़ जा रहा हूं। मानसिंह ने कहा, यही तो वह चाहता था ना, अब उसकी इच्छा पूरी हो गई। रामबाई काकी ने कहा, बेटा एक बार फिर से सोच लो, यह तुम्हारी जन्मभूमि है, यहीं तुम्हारे पुरखे रहे हैं। काकी, मानसिंह ने दुख भरे स्वर में कहा, जन्मभूमि तो है, मगर अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। जिस भाई के प्यार में मैं यहाँ आया था, वह भाई ही पराया हो गया। अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मानसिंह ने अपना छोटा सा सामान उठाया। उनके पास ज्यादा कुछ था भी नहीं, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, और बस वह सारी पूंजी जो वे शहर से लाए थे, वह इस अधूरे मकान में समा गई थी। जब वे गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो रामबाई काकी ने उनके माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने कोई गलती नहीं की, बस तुम्हारी किस्मत में यह दुख लिखा था। मानसिंह ने आखिरी बार अपने अधूरे मकान को देखा। वे दीवारें जिन्हें उन्होंने इतने प्यार से बनवाया था, वह छत जिसके सपने उन्होंने देखे थे, सब कुछ अब पराया लग रहा था। वीर सिंह घर के अंदर था, वह बाहर नहीं आया। शायद उसे भी शर्म आ रही थी, या फिर वह अपने भाई को जाते हुए देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बहुरानी भी कहीं नजर नहीं आई। शायद वह खुश थी कि अब पूरा घर उसका होगा। मानसिंह, निर्मला और चंदन धीरे धीरे गांव से बाहर की ओर चल पड़े। कुछ गांव वाले दरवाजों में खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि जो हो गया वह बहुत बुरा हुआ, मगर अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। बस स्टैंड पर खड़े होकर मानसिंह ने अपने गांव की ओर आखिरी बार देखा। वह गांव जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उनके बचपन की यादें थीं, जहां उनके पिता दादा रहे थे। आज वे उस गांव को छोड़कर जा रहे थे, न अपनी मर्जी से बल्कि मजबूरी से। जब बस आई और वे तीनों बैठ गए तो मानसिंह की आंखों से आंसू बह निकले। चंदन ने पूछा, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? मानसिंह ने बेटी को गले से लगाया और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मगर सच तो यह था कि मानसिंह अपने टूटे हुए सपनों के लिए रो रहे थे। उस भाईचारे के लिए रो रहे थे जो अब नहीं रहा। उस घर के लिए रो रहे थे जो अधूरा रह गया। और सबसे ज्यादा अपनी उस गलती के लिए रो रहे थे कि उन्होंने खून के रिश्ते को सब कुछ समझ लिया था, जबकि असली रिश्ता तो वह होता है जो दिल से बनता है, खून से नहीं। बस धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगी। मानसिंह का एक अध्याय समाप्त हो चुका था। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। शहर में अनिश्चितता के साए में शाम होते होते मानसिंह और उनका परिवार शहर पहुंच गया। वही शहर जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले इतनी खुशी से छोड़ा था, आज उसी शहर में वे मजबूरी में लौट आए थे। मगर अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले उनके पास नौकरी थी, सम्मान था, पैसे थे। अब उनके पास केवल 200 रुपये थे, एक टूटा हुआ दिल था और एक अनिश्चित भविष्य था। बस स्टैंड से उतरकर मानसिंह सोचने लगे, अब कहाँ जाईं, किसके पास जाईं। शहर में उनके कई मित्र थे, मगर क्या वे इस हालत में किसी के घर जा सकते थे? उन्हें शर्म आ रही थी। वे सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। देखो, मानसिंह गांव से वापस आ गया, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। निर्मला ने पूछा, अब कहाँ जाएंगे? मानसिंह ने कुछ देर सोचा, फिर उन्हें याद आया सराफत अली, उनका पुराना मित्र सराफत अली, वफीफत अली, जो डाकघर के पास ही रहता था। सराफत अली मुसलमान था, मगर मानसिंह से उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों ने साथ में कई साल डाकघर में काम किया था। चलो, मानसिंह ने कहा, सराफत अली के घर चलते हैं। वे तीनों धीरे धीरे सराफत अली के मकान की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उस पुराने डाकघर से भी गुजरे जहां मानसिंह ने 35 साल काम किया था। डाकघर को देखकर मानसिंह की आंखें भर आईं। कितनी खूबसूरत थीं वे यादें।
हर सुबह समय पर पहुंचना, अपने साथियों के साथ चाय पीना, चिट्ठियों को छांटना, अब वह सब कितना दूर लग रहा था। जब वे सराफत अली के घर पहुंचे तो दरवाजे पर दस्तक दी। सराफत अली ने दरवाज़ा खोला और मान सिंह को देखकर चौंक गया। अरे मान सिंह भाई, सराफत अली ने खुशी से कहा, आप कब आए? अंदर आइए, अंदर आइए। मान सिंह अंदर गए। सराफत अली ने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया। फिर उसने पूछा, भाई साहब, आप तो गांव गए थे ना, सब ठीक तो है? मान सिंह ने सिर झुका लिया। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सराफत अली समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। भाई साहब, सराफत अली ने धीरे से कहा, अगर कुछ परेशानी है तो बताइए, मैं आपका दोस्त हूँ। तब मान सिंह ने सारी बात बताई। गांव जाना, घर बनाना, पैसे खत्म होना, भाई से झगड़ा होना, भैंस बेचना और फिर वापस आना, सब कुछ। सराफत अली चुपचाप सुनता रहा। जब मान सिंह की बात खत्म हुई तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। भाई साहब, सराफत अली ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा घर आपका घर है, आप यहीं रुकिए। मगर सराफत, मान सिंह ने कहना चाहा। कोई मगर वगर नहीं, सराफत अली ने बीच में ही कहा। दोस्त दोस्त की मुसीबत में ही काम आता है। आप मेरे घर में रहिए, जब तक चाहें रहिए। सराफत अली की पत्नी हमीदा बेगम भी बाहर आईं। उन्होंने भी मान सिंह के परिवार का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा, भाभी जी, आप फिक्र मत कीजिए, यह आपका ही घर है। और चंदन बिट्टू कितनी बड़ी हो गई। उस रात सराफत अली ने बहुत अच्छा खाना बनवाया। उसने मान सिंह के परिवार को खूब सम्मान दिया। मगर मान सिंह को खाना खाते समय भी अजीब सा लग रहा था। वे सोच रहे थे, मैं किसी और के घर में रह रहा हूँ, किसी और का खाना खा रहा हूँ, यह कब तक चलेगा। अगले कुछ दिनों में मान सिंह ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे अपनी मासिक पेंशन से गुजर बसर करेंगे और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए वे डाकघर के बाहर बैठकर लोगों के लिए चिट्ठियां लिखने का काम करेंगे। उस जमाने में बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए चिट्ठी लिखवाने वालों की कमी नहीं थी। एक सुबह मान सिंह पेंशन लेने डाकघर गए। वहां उन्हें अपने पुराने साथी गोपाल किशन मिल गए। गोपाल किशन भी सेवानिवृत्त हो चुके थे और अब राशन लेने आए थे। अरे मान सिंह भाई, गोपाल किशन ने उन्हें देखते ही कहा, आप यहाँ? मैंने तो सुना था कि आप गांव चले गए थे। मान सिंह ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उनकी मुस्कुराहट में दर्द साफ दिख रहा था। हाँ गोपाल जी, गया था, मगर अब वापस आ गया हूँ। गोपाल किशन ने मान सिंह की आंखों में झांका। वे समझदार व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, मान सिंह ने कहा, मगर उनकी आवाज में विश्वास नहीं था। दोनों एक चाय की दुकान पर गए। चाय पीते हुए गोपाल किशन ने फिर पूछा और इस बार मान सिंह ने पूरी सच्चाई बता दी। गोपाल किशन ने ध्यान से सुना। मान सिंह भाई, गोपाल किशन ने कहा, आप सराफत अली के घर में रह रहे हैं? हाँ, मान सिंह ने कहा, वह बहुत अच्छा आदमी है, उसने बिना कुछ पूछे मुझे अपने घर में जगह दे दी। गोपाल किशन ने सोचा, फिर बोले, मान सिंह भाई, आप मेरे घर चलिए, मेरे पास जगह है। सराफत अली भी अच्छे आदमी हैं, मगर आप उन पर बोझ बनेंगे। नहीं नहीं, मान सिंह ने कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं अपनी पेंशन से गुजारा कर लूँगा और चिट्ठी लिखने से कुछ कमाई भी हो जाएगी। मगर भाई साहब, गोपाल किशन ने कहा, सराफत अली के घर में आप कब तक रहेंगे? और फिर वे मुसलमान हैं, आप ब्राह्मण हैं। खाना पीना, रहन सहन, सब में फ़र्क है। मान सिंह को यह बात बुरी लगी। उन्होंने कहा, गोपाल जी, सराफत अली मेरा सच्चा दोस्त है। धर्म से पहले इंसानियत होती है। उसने मेरी मुसीबत में मदद की, मैं उसका आभारी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, गोपाल किशन ने समझाया, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे घर आ जाइए। मेरे घर में एक कमरा खाली है, वहाँ आप आराम से रह सकते हैं और हम दोनों पुराने साथी हैं। मान सिंह ने सोचा, गोपाल किशन की बात में भी सच्चाई थी। सराफत अली के घर में वे कब तक रह सकते थे? और गोपाल किशन का प्रस्ताव भी अच्छा था। मगर गोपाल जी, मान सिंह ने कहा, आप पर भी तो बोझ बनूंगा। बोझ की बात मत कीजिए। गोपाल किशन बोले, दोस्त कभी बोझ नहीं होते। और फिर मेरी कोई संतान नहीं है, घर में बस मैं और मेरी पत्नी हैं। आप आ जाइए, घर में रौनक आ जाएगी। मान सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने भाई वीर सिंह की याद आ गई। जिस भाई के प्यार में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वह तो पराया हो गया और यहाँ दो अजनबी,
सराफत अली और गोपाल किशन उनकी मदद कर रहे थे बिना कुछ मांगे। आप बहुत अच्छे हैं गोपाल जी, मान सिंह ने कहा, मगर मुझे सराफत अली से बात करनी होगी, वे बुरा न माने। बिल्कुल ठीक, गोपाल किशन ने कहा, आप उनसे बात कीजिए, मैं कल आपसे मिलने आऊंगा। शाम को जब मान सिंह ने सराफत अली को यह बात बताई तो सराफत अली को बुरा तो लगा, मगर उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। भाई साहब, सराफत अली ने कहा, आप जहां चाहें रहें, मैं तो बस यह चाहता हूं कि आप सुखी रहें। गोपाल किशन भी अच्छे आदमी हैं, आप उनके घर चले जाइए, मगर यह याद रखिएगा कि मेरा घर हमेशा आपके लिए खुला है। मान सिंह ने सराफत अली का हाथ पकड़ा और कहा, सराफत, तुमने मुसीबत के समय मेरा साथ दिया, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा, तुम सच्चे दोस्त हो। उस रात मान सिंह ने सोचा, जीवन कितना अजीब है, जो अपने लगते हैं वे पराये हो जाते हैं और जो अजनबी होते हैं वे अपने बन जाते हैं। खून का रिश्ता तो वीर सिंह से था, मगर असली रिश्ता तो सराफत अली और गोपाल किशन जैसे लोगों से बन गया। यह जीवन का एक कठोर सच था, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। अगले दिन गोपाल किशन सुबह सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर सराफत अली के घर आ गए। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। उन्होंने मान सिंह से कहा, चलिए भाई साहब, आज ही चलते हैं, मैंने घर में सब तैयारी कर ली है। मान सिंह ने अपना छोटा सा सामान बांधा। सराफत अली और हमीदा बेगम विदा करने आए। सराफत अली की आंखों में उदासी थी, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। भाई साहब, सराफत अली ने कहा, जब भी जी चाहे आ जाइएगा, और अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मान सिंह ने सराफत अली को गले लगाया। तुम जैसा दोस्त मिलना किस्मत की बात है सराफत, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गोपाल किशन का घर शहर के एक शांत मोहल्ले में था। पुराना मगर मजबूत और सुंदर घर था। आंगन में एक नीम का पेड़ था और आंगन के चारों ओर कमरे थे। घर में सादगी थी, मगर साफ सफाई और व्यवस्था भी थी। यह रहा आपका कमरा, गोपाल किशन ने एक साफ सुथरा कमरा दिखाते हुए कहा। कमरे में एक चारपाई थी, एक छोटी अलमारी थी और खिड़की से ताज़ी हवा आ रही थी। निर्मला ने कमरे को देखा और उनकी आंखें भर आईं। कितने दिनों बाद उन्हें एक सुकून की जगह मिली थी। चंदन खुशी से कूदते हुए कमरे में घूमने लगी। गोपाल जी, मान सिंह ने कहा, यह सब आप इतना क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? गोपाल किशन मुस्कुराए। भाई साहब, हम साथ में इतने साल काम किए, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे गुरु जैसे हैं, और फिर दोस्ती का यही मतलब होता है, मुसीबत में साथ देना। उसी समय गोपाल किशन की पत्नी भी आई। मान सिंह को देखकर एक अजीब बात नजर आई। गोपाल किशन की पत्नी इशारों से बात कर रही थी। वे गूंगी बहरी थीं। गोपाल किशन ने समझाया, भाई साहब, मेरी पत्नी बचपन से ही गूंगी बहरी हैं, मगर बहुत अच्छी हैं, घर का सारा काम बखूबी संभालती हैं और बहुत प्यार करने वाली हैं। गोपाल किशन की पत्नी ने हाथ जोड़कर निर्मला का स्वागत किया। निर्मला भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले ही एक दूसरे को समझ लिया। कुछ दिनों में मान सिंह का परिवार गोपाल किशन के घर में घुल मिल गया। गोपाल किशन रोज सुबह मान सिंह के लिए चाय बनाकर लाते। दोनों साथ बैठकर चाय पीते और पुरानी यादों की बातें करते। एक दिन गोपाल किशन ने कहा, भाई साहब, कल मैं आप सभी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ, एक बार सबकी जांच करवा लेते हैं। मगर गोपाल जी, मान सिंह ने कहा, इतना खर्च की बात मत कीजिए। गोपाल किशन ने बीच में ही कहा, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, वह कम पैसे में देख लेगा। अगले दिन गोपाल किशन मान सिंह, निर्मला और चंदन को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सबकी जांच की। मान सिंह को हल्की खांसी की शिकायत थी, जो गांव में तनाव के कारण बढ़ गई थी। डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी। निर्मला की भी जांच हुई। चंदन बिल्कुल स्वस्थ थी। डॉक्टर से निकलते समय मान सिंह ने गोपाल किशन से कहा, गोपाल जी, दवाइयों का खर्च मैं दूंगा, अपनी पेंशन से। बिल्कुल, गोपाल किशन ने कहा, आप दवाइयां ले लीजिए, मगर अभी फिक्र मत कीजिए, पहले आप स्वस्थ हो जाइए। कुछ हफ्ते बीत गए। मान सिंह की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। घर का माहौल भी अच्छा था, कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सुकून था। एक दिन गोपाल किशन ने कहा, भाई साहब, मेरी एक बेटी है, नाम है गुड्डी। वह मेरी बहन के घर रहती है और स्कूल जाती है। मैं चाहता हूँ कि चंदन का भी स्कूल में दाखिला करवा दूँ। गुड्डी के साथ वह भी पढ़ने जाएगी। मान सिंह चौंक गए। आपकी बेटी? मगर आपने तो कहा था कि आपकी कोई संतान नहीं।
गोपाल किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई साहब, मेरी अपनी कोई संतान नहीं है, मगर गुड्डी मेरी बहन की बेटी है। मेरी बहन की मृत्यु हो गई थी जब गुड्डी बहुत छोटी थी। तब से वह मेरे पास है। मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता हूँ। उसकी पढ़ाई, उसकी देखभाल सब मैं करता हूँ। मानसिंह की आंखों में चमक आ गई। गोपाल जी, आप कितने अच्छे हैं। आपने अपनी भांजी को बेटी की तरह पाला। यह तो मेरा कर्तव्य था, गोपाल किशन ने कहा, और अब गुड्डी मेरी जिंदगी है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले रविवार को गोपाल किशन गुड्डी को घर ले आए। गुड्डी लगभग 12-13 साल की लड़की थी, बिल्कुल चंदन की उम्र की। गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत। चंदन और गुड्डी ने एक दूसरे को देखा और तुरंत दोस्त बन गई। दोनों आंगन में खेलने लगी, बातें करने लगी। मानसिंह यह देखकर खुश हो गए। कितने दिनों बाद चंदन को एक सहेली मिली थी। गोपाल किशन ने कहा, कल मैं दोनों का स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। दोनों साथ पढ़ेंगी, साथ बड़ी होंगी। मानसिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गोपाल जी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। गोपाल किशन ने मानसिंह का हाथ पकड़ा और कहा, भाई साहब, दोस्ती में कर्ज नहीं होता। दोस्ती तो प्रेम है, अपनापन है। मैं बचपन से ही ऐसा ही हूँ। जो भी मुसीबत में होता है मैं उसकी मदद करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था, परोपकार करो, निस्वार्थ सेवा करो। मगर आपने इतना क्यों किया मेरे लिए? मानसिंह ने पूछा। गोपाल किशन ने आसमान की ओर देखा और कहा, भाई साहब, मेरी पत्नी गूंगी बहरी है। समाज में कई लोग हमें अजीब नजरों से देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे पिछले जन्म के पाप की सजा है, मगर मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि यह भगवान की परीक्षा है, और इसलिए मैं जितना हो सके दूसरों की मदद करता हूँ। यही मेरा धर्म है, यही मेरी पूजा है। मानसिंह अवाक रह गए। उन्होंने जीवन में कई लोग देखे थे, मगर गोपाल किशन जैसा निस्वार्थ व्यक्ति नहीं देखा था। वे सोचने लगे, मैं अपने खून के भाई के पास गया था, मगर वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, और यहाँ एक अजनबी मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी मदद दे रहा है। उस रात सोते समय मानसिंह ने निर्मला से कहा, जानती हो, गोपाल जी जैसे लोग धरती पर भगवान के रूप होते हैं। उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, बस दूसरों की भलाई की चाहत है। निर्मला ने कहा, हाँ, वे वाकई बहुत अच्छे हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें उनका साथ मिला। चंदन भी बहुत खुश थी। उसे गुड्डी में एक सहेली मिल गई थी। दोनों साथ खेलती, साथ पढ़ती और साथ सपने देखती। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियों का स्कूल में दाखिला हो गया। गोपाल किशन ने सारा खर्च उठाया। उन्होंने नई किताबें खरीदी, नई ड्रेस बनवाई। मानसिंह ने कहा कि वे अपनी पेंशन से खर्च देंगे, मगर गोपाल किशन ने मना कर दिया। भाई साहब, गोपाल किशन ने कहा, आपकी पेंशन से आप अपना और भाभी जी का खर्च चलाइए, दवाइयाँ लीजिए, ज़रूरत की चीज़ें खरीदिए। बच्चों की पढ़ाई मेरे जिम्मे है। मानसिंह अभिभूत हो गए। उन्होंने सोचा, सच्चा अपनापन यही है। वीर सिंह तो मेरा सगा भाई था, मगर उसने मुझे पराया कर दिया, और गोपाल किशन, जो खून से मेरा कोई नहीं, वह मुझसे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार कर रहा है। जीवन ने मानसिंह को एक बड़ी सीख दी थी। रिश्ते खून से नहीं, दिल की उदारता से बनते हैं, और सच्ची मित्रता, सच्ची ममता, यह सब गोपाल किशन जैसे लोगों में मिलती है, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कुछ महीने बीत गए। मानसिंह का जीवन अब एक नई दिशा में चल रहा था। हर महीने जब उनकी पेंशन आती तो वे उसमें से घर का राशन और ज़रूरत की चीज़ें खरीदते। निर्मला को दवाइयों की भी ज़रूरत रहती थी, और मानसिंह को भी कभी कभी दवाएं लेनी पड़ती थीं। इन सब खर्चों के बाद कुछ खास बचता नहीं था। गोपाल किशन के पास एक पुरानी साइकिल थी। वे रोज़ उसी साइकिल पर बैठकर बाजार जाते, राशन लाते और दूसरे काम करते। मानसिंह को यह देखकर बुरा लगता कि गोपाल किशन उनके लिए इतना करते हैं और वे खुद कुछ नहीं कर पा रहे। एक दिन मानसिंह ने गोपाल किशन से कहा, गोपाल जी, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। मैं रोज डाकघर जाऊंगा, वहां चिट्ठियां लिखने का काम करूंगा, कुछ तो कमाई हो जाएगी। मगर भाई साहब, गोपाल किशन ने कहा, डाकघर तो काफी दूर है, आप पैदल कैसे जाएंगे? मैं चला जाऊंगा। मानसिंह ने कहा, अब मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर नहीं रह सकता। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। मानसिंह रोज साइकिल पर डाकघर जाते और शाम को लौट आते। गोपाल किशन पैदल अपने काम करते। एक दिन की बात है, उस दिन मानसिंह को डाकघर में ज्यादा काम मिल गया। कई लोगों ने चिट्ठियां लिखवाईं। मानसिंह खुश थे कि आज अच्छी कमाई हो गई।
मगर इसके चलते उन्हें देर भी हो गई। आमतौर पर वे शाम 5 बजे निकल जाते थे, मगर उस दिन 6 बज गए। जब मानसिंह साइकिल लेकर घर की ओर चले तो उन्हें ध्यान आया, आज तो गोपाल किशन भी डाकघर की तरफ आ रहे होंगे मुझे लेने। रोज वे 5 बजे तक घर पहुंच जाते थे, इसलिए गोपाल किशन कभी उन्हें लेने नहीं आते थे, मगर आज देर हो गई थी। मानसिंह ने सोचा जल्दी घर पहुंचना चाहिए, गोपाल जी चिंता कर रहे होंगे। उन्होंने साइकिल तेज चलाई और घर की ओर बढ़ चले, मगर वे नहीं जानते थे कि उसी समय गोपाल किशन डाकघर की ओर आ रहे थे। जब मानसिंह समय पर घर नहीं पहुंचे तो गोपाल किशन घबरा गए। उन्होंने सोचा कहीं मानसिंह भाई को कुछ हो तो नहीं गया या साइकिल खराब हो गई, उन्हें लेने जाना चाहिए। गोपाल किशन तेज तेज कदमों से डाकघर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक व्यस्त सड़क पार करनी थी। शाम का समय था, ट्रैफिक बहुत था। ट्रक, बसें, कारें सब तेज रफ्तार से आ जा रहे थे। गोपाल किशन जल्दी में थे, उन्हें मानसिंह की फिक्र थी। उन्होंने सड़क पार करने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने एक तरफ देखा मगर दूसरी तरफ ठीक से नहीं देखा, और उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर आ रहा था। ट्रक के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, ब्रेक लगाए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक गोपाल किशन से टकरा गया। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। गोपाल किशन हवा में उछले और सड़क के किनारे जा गिरे। आसपास के लोग दौड़ कर आए, भीड़ जमा हो गई। कोई चिल्ला रहा था, किसी को अस्पताल ले जाओ। कोई कह रहा था, पुलिस को फोन करो। गोपाल किशन सड़क पर पड़े थे, उनके सिर से खून बह रहा था, पैर टूट गया था, पूरा शरीर घायल था। वे बेहोश थे। कुछ लोग उन्हें उठाकर एक रिक्शे में बिठाया और नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें देखा और कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है, इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए, यहाँ हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। उसी समय मानसिंह घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गोपाल किशन घर पर नहीं है। गोपाल किशन की पत्नी इशारों से बता रही थी कि वे मानसिंह को ढूंढने गए हैं। मानसिंह का दिल बैठ गया, उन्हें बुरा लग रहा था। गोपाल जी मेरी वजह से परेशान हो गए, अगर मैं समय पर आ गया होता तो वे नहीं निकलते। तभी पड़ोस का एक लड़का दौड़ता हुआ आया, मानसिंह जी, गोपाल चाचा का एक्सीडेंट हो गया, वे सरकारी अस्पताल में हैं। यह सुनते ही मानसिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कैसे? ट्रक ने टक्कर मार दी, लड़के ने कहा। बहुत बुरी हालत है उनकी। मानसिंह तुरंत दौड़े, निर्मला भी साथ आई। दोनों तेजी से अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने गोपाल किशन को देखा, खून से लथपथ, बेहोश और बहुत गंभीर हालत में। डॉक्टर ने मानसिंह से कहा, आप इनके रिश्तेदार हैं? हाँ, मानसिंह ने कहा, मैं इनका भाई हूं। वे झूठ नहीं बोल रहे थे, गोपाल किशन उनके लिए सगे भाई से भी बढ़कर थे। इनकी हालत बहुत गंभीर है, डॉक्टर ने कहा। इन्हें तुरंत बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले जाना होगा, ऑपरेशन की जरूरत है और खून भी चढ़ाना होगा। कितना खर्च आएगा? मानसिंह ने पूछा। कम से कम 5-6 हजार रुपए, डॉक्टर ने कहा। मानसिंह के पास इतने पैसे नहीं थे, उनकी पेंशन तो अभी 10 दिन बाद आनी थी। घर में कुल मिलाकर 200 रुपए होंगे। मगर मानसिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। निर्मला, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे पास जो अंतिम सोने की चेन बची है वह लाओ, मैं उसे बेच दूंगा। निर्मला ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत हामी भरी, मैं अभी लाती हूँ। मानसिंह फिर सराफत अली के घर दौड़े। सराफत अली ने सारी बात सुनी और तुरंत कहा, भाई साहब फिक्र मत कीजिए, मैं अपने वेतन की गारंटी पर कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, आप बस गोपाल साहब को बचाने की फिक्र कीजिए। शाम तक मानसिंह ने निर्मला की चेन बेचकर 2000 रुपये जुटाए। सराफत अली 3000 रुपये लेकर आए। कुल मिलाकर 5000 रुपये हो गए। गोपाल किशन को एक प्राइवेट और अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें तुरंत खून की जरूरत है, 4 बोतल खून चाहिए, मगर खून का स्टॉक नहीं था। मानसिंह दौड़ धूप करने लगे। उन्होंने कई लोगों से खून देने की गुहार लगाई। कुछ लोग तैयार हो गए। आखिरकार 4 बोतल खून का इंतजाम हो गया। रात भर ऑपरेशन चला। मानसिंह और निर्मला अस्पताल के बाहर बैठे प्रार्थना करते रहे। सराफत अली भी साथ थे। सुबह होते होते ऑपरेशन पूरा हुआ। डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा है, मगर मरीज की हालत अभी भी गंभीर है, उन्हें बहुत खून की कमी है, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मानसिंह ने राहत की सांस ली।
कम से कम गोपाल किशन की जान बच गई थी, मगर वे खुद को दोषी मान रहे थे। यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं समय पर घर आ जाता तो गोपाल जी को यह सब नहीं झेलना पड़ता। वे गोपाल किशन के बिस्तर के पास बैठ गए और फुसफुसाए, गोपाल जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। गोपाल किशन बेहोश थे, मगर शायद उन्होंने मानसिंह की आवाज सुन ली। उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और फिर गायब हो गई। अगले 2 दिन मानसिंह ने अस्पताल में ही गुजारे। वे गोपाल किशन के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटे। निर्मला घर से खाना लेकर आती थी, मगर मानसिंह को खाने में भी रुचि नहीं थी। उनका मन बस एक ही प्रार्थना में लगा रहता, हे भगवान, गोपाल जी को बचा लो। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से अंदर आई, गोपाल किशन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने मानसिंह को अपने पास बैठा देखा। मानसिंह की आंखें सूजी हुई थीं, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर थकान की लकीरें थीं। भाई साहब, गोपाल किशन ने बहुत कमजोर आवाज में कहा। मानसिंह तुरंत सतर्क हो गए। गोपाल जी, आप होश में आ गए, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, पहले आप सुनिए। गोपाल किशन ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की। मानसिंह ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। डॉक्टर ने आकर जांच की। अच्छी बात है, डॉक्टर ने कहा, मरीज को होश आ गया है, यह अच्छा संकेत है, मगर अभी भी बहुत कमजोरी है। अगले कुछ दिनों में गोपाल किशन की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। वे अब बात कर सकते थे, थोड़ा खा पी सकते थे, मगर डॉक्टर ने कहा कि उनके शरीर में खून की बहुत कमी है। उन्हें अभी भी बहुत सावधानी की जरूरत है। 1 सप्ताह बाद गोपाल किशन को घर ले जाने की अनुमति मिली, मगर डॉक्टर ने चेतावनी दी, उन्हें पूरा आराम चाहिए, कोई मेहनत का काम नहीं, नियमित दवाइयाँ और अच्छा खान पान। घर आकर मानसिंह ने गोपाल किशन की सेवा में अपने आप को झोंक दिया। वे हर समय उनके पास रहते, दवाइयाँ समय पर देते, खाना खिलाते और रात में भी उनकी देखभाल करते। निर्मला भी पूरी मेहनत से काम कर रही थी। चंदन और गुड्डी भी बहुत परेशान थीं। दोनों स्कूल से आकर गोपाल चाचा के पास बैठ जातीं और उन्हें ढांढस बंधातीं, मगर गोपाल किशन की सेहत में खास सुधार नहीं हो रहा था। खून की कमी के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। चेहरा पीला पड़ गया था, चलना फिरना मुश्किल था। 1 महीना बीत गया। मानसिंह ने अपनी पूरी पेंशन गोपाल किशन की दवाइयों और देखभाल में खर्च कर दी। सराफत अली भी रोज आते और कुछ न कुछ लेकर आते, फल, दूध या पैसे। एक शाम की बात है, गोपाल किशन ने मानसिंह को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में कुछ गंभीरता थी। भाई साहब, गोपाल किशन ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय अब ज्यादा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मानसिंह ने घबराकर कहा, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। नहीं भाई साहब, गोपाल किशन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने शरीर को जानता हूँ। मुझे पता है कि अब बहुत दिन नहीं है, इसलिए मैं आपसे एक वादा मांगना चाहता हूँ। मानसिंह की आंखों में आंसू आ गए। कहिए गोपाल जी, मैं आपकी हर बात मानूंगा। गोपाल किशन ने गहरी सांस ली। गुड्डी, मेरी बेटी गुड्डी, मैं चाहता हूं कि आप उसे चंदन की खुशबू बना दें। मानसिंह समझ गए कि गोपाल किशन क्या कह रहे हैं। वे चाहते थे कि चंदन और गुड्डी का विवाह हो जाए, दोनों साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने। गोपाल जी, मानसिंह ने रोते हुए कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, गुड्डी मेरी बेटी है और चंदन भी मेरी बेटी है, दोनों साथ रहेंगी। मैं दोनों का विवाह करवाऊंगा। गोपाल किशन के चेहरे पर शांति का भाव आया। उन्होंने मानसिंह का हाथ जोर से दबाया। धन्यवाद भाई साहब, अब मुझे कोई चिंता नहीं। उस रात गोपाल किशन शांति से सो गए, मगर सुबह जब मानसिंह उन्हें जगाने गए तो गोपाल किशन की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और सिर हिला दिया। मुझे अफसोस है, अब कुछ नहीं हो सकता, उनका शरीर अब साथ छोड़ रहा है। दोपहर तक गोपाल किशन की हालत और बिगड़ गई। उनके चारों ओर सब इकट्ठे थे, मानसिंह, निर्मला, चंदन, गुड्डी, गोपाल किशन की पत्नी और सराफत अली। गोपाल किशन ने आखिरी बार आंखें खोली। उन्होंने सबको देखा। उनके होंठों पर एक मुस्कान थी, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं और सांसें रुक गईं। गोपाल किशन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर में रोने पीटने की आवाजें गूंज उठीं। गोपाल किशन की पत्नी बेआवाज रो रही थी। गुड्डी और चंदन जोर जोर से रो रही थीं।
निर्मला भी रो रही थी, मगर मानसिंह चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वे कुछ नहीं बोल रहे थे। वे सोच रहे थे, गोपाल जी ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। वे मुझे लेने आ रहे थे और दुर्घटना हो गई। यह सब मेरी वजह से हुआ। गोपाल किशन का अंतिम संस्कार बड़ी शालीनता से हुआ। मानसिंह ने अपनी जमा पूंजी में से पैसे निकाले। सराफत अली ने भी मदद की। पूरे मोहल्ले के लोग आए। सबने कहा कि गोपाल किशन जैसा भला आदमी कोई नहीं था। गोपाल किशन के जाने के बाद मानसिंह टूट गए। वे खाट पकड़कर बैठ गए। उन्हें लगता था कि उनकी वजह से एक अच्छे इंसान की जान चली गई। यह अपराध बोध उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। निर्मला ने बहुत समझाया, यह आपकी गलती नहीं थी, यह तो किस्मत में लिखा था। गोपाल जी ने अपनी मर्जी से आपकी मदद की थी। मगर मानसिंह को चैन नहीं मिलता था। उनकी सेहत बिगड़ने लगी। वे बहुत कमजोर हो गए। कुछ महीने बीत गए। मानसिंह ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने सोचा, मुझे गोपाल जी का वचन पूरा करना है। मैंने उनसे वादा किया था। जब चंदन और गुड्डी 16-17 साल की हो गईं, तो मानसिंह ने दोनों का विवाह करवा दिया। सादा मगर सुंदर विवाह था। सराफत अली ने पूरी मदद की। मोहल्ले के लोगों ने भी सहयोग किया। विवाह के समय मानसिंह ने आसमान की ओर देखा और कहा, गोपाल जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। गुड्डी अब चंदन की खुशबू बन गई है। दोनों साथ रहेंगी हमेशा। उस दिन मानसिंह को लगा जैसे कहीं से गोपाल किशन की मुस्कुराहट आ रही है, जैसे वे कह रहे हैं, धन्यवाद भाई साहब। इसके कुछ साल बाद मानसिंह भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। मगर जाते जाते उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। रिश्ते खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। वीर सिंह उनका सगा भाई था, मगर स्वार्थ ने उस रिश्ते को तोड़ दिया। गोपाल किशन और सराफत अली कोई रिश्तेदार नहीं थे, मगर निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें सगों से भी बढ़कर बना दिया। मोहमाया इंसान को अंधा बना देती है। मानसिंह को लगता था कि पुश्तैनी जमीन पर बड़ा घर बनाना ही सब कुछ है, मगर उस घर में अपनापन नहीं था, बस ईंट पत्थर थे। असली घर तो वहां बनता है जहां प्यार हो, सम्मान हो और निस्वार्थता हो। चंदन और गुड्डी ने अपने पिता मानसिंह की कहानी अपने बच्चों को सुनाई और उन बच्चों ने अपने बच्चों को। इस तरह यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। एक कहानी जो सिखाती है कि सच्चा रिश्ता वह है जो दिल से बने, खून से नहीं। सच्ची मित्रता वह है जो निस्वार्थ हो, स्वार्थ से नहीं। और सच्ची सेवा वह है जो बिना कुछ मांगे की जाए, बिना कुछ पाने की उम्मीद से नहीं। गोपाल किशन ने अपनी जान दे दी, मगर एक अमर संदेश छोड़ गए। परोपकार ही सच्चा धर्म है। और मानसिंह ने जीवन भर भटकने के बाद यह सीखा, असली खजाना पैसे में नहीं, रिश्तों में है। असली घर ईंट पत्थर का नहीं, प्यार का बनता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।